वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज से मैं आपका वन लाइनर प्रश्न का सीरीज शुरू किया हूँ फ्रेंड्स, जो आपका एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है फ्रेंड्स। इसमें जो भी संग्रह है वो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा आप जरूर देखेंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास फ्रेंड्स हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स, पार्ट 2 कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, इसका जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा आप जरूर देखें। फ्रेंड्स, आपको कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए प्राचीन भारत का इतिहास फ्रेंड्स, इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती फ्रेंड्स, इससे क्या है देखते देखते आप लोग बोर हो जाते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, ये पार्ट 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से सभी विषय को आप जो सार संग्रह फ्रेंड्स आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हेडिंग में क्या दिया हुआ है। पहला जो पॉइंट है, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, इतिहास का थोड़ा डिफिनीशन दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि के कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग को फ्रेंड्स जो पॉइंट है वहाँ पे आपको ध्यान देते चलना है। सभी पॉइंट एक एक पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब आपका कम समय में प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा प्रश्न आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें नहीं पूछेगा। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, देखते चलिएगा, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी पॉइंट को देखते चलेगा। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट आपका है कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। अंग्रेजी में फ्रेंड्स पंच मार्क्ड क्वाइंस कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो कोष्ट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो सिक्कों का अध्ययन है फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो आपको मुद्रा शास्त्र नहीं पूछ करके फ्रेंड्स आपको अंग्रेजी पूछता है। ठीक है, कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिज्मैटिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन न्यूमिज्मैटिक्स कहा जाता है, यानी न्यूमिज्मैटिक्स के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, यही आपको पूछा जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक भी पॉइंट स्किप ना करना है फ्रेंड्स, सभी को देखते चलना है। ठीक है, तभी आपका प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा कम समय में। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है प्री हिस्टोरिक इंडिया। अगला सवाल है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स। तो क्या क्या है भारत के लिए प्रयोग फ्रेंड्स? तो इन टू का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। तो आपको अभिलेख शास्त्र ना पूछ करके इपिग्राफी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी, अर्थात इपिग्राफी के अंतर्गत उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि लिपि के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पूरा लिपि विद्या कहा जाता है।
अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ। एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना फ्रेंड्स, सभी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कि प्राचीन भारत के सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो किसने किया था तैयार? V.A. स्मिथ ने किया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपका इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, आपका प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है और आधि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है और ऐतिहासिक का हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। तो देखिए आपका प्रागैतिहासिक काल है फ्रेंड्स, इसका जो माना गया है मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना गया है। ठीक है, उसी तरह से आधे ऐतिहासिक काल को कितना माना गया है? तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, जबकि जो ऐतिहासिक काल है उसे 600 ईस्वी पूर्व से आगे माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका अवधि हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, यानी प्रागैतिहासिक काल इसे कहें फ्रेंड्स, इसका है जो लिखित साक्ष्य कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है जो अध्ययन का एकमात्र इसका माध्यम है। ठीक है, इसका लिखित कुछ वर्णन नहीं मिलता है, जबकि आधि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है। आधि ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है फ्रेंड्स, लेकिन वो उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। लेकिन जो ऐतिहासिक काल है उसका है दोनों चीज़ें, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई साक्ष्य नहीं है फ्रेंड्स, उसका लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है। और जो आधे ऐतिहासिक है फ्रेंड्स, उसका लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते हैं। अब बाकी ऐतिहासिक काल है फ्रेंड्स, इसका तो पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। चलिए फ्रेंड्स, अब पॉइंट को देखते चलेगा, फटाफट देखते हैं। पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप्स ने पढ़ा था फ्रेंड्स। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैवस्वत मनु थे। अगला पॉइंट है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गुप्त वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। फिर आगे है फ्रेंड्स, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य यानी चाणक्य के। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला है पॉइंट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। किसके अंतर्गत? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ये भी आप याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है जो किस मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है? तो आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न एक संगठन है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए सब काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। अगला पॉइंट है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से है। याद करते चलेगा फ्रेंड्स, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है तो कैसे लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर। आगे है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो देखिए, नारद स्मृति से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है?
तो मनुस्मृति को मानी जाती है। अगला पॉइंट है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है, तो मनुस्मृति को माना जाता है। अगला पॉइंट है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, ठीक है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया, शतपथ ग्रंथ में कहा गया है। अगला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि महाभारत के बारे में देखिए, याद रखिएगा कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। याद रखिएगा किसमें, तो आश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे, सभी याद रखिए फ्रेंड्स। महाभारत में प्रारंभ में 8800 श्लोक यानी 8800 श्लोक थे और इसका नाम क्या था, जय संहिता था। प्रश्न देखिए इस तरह से पूछा जाता है कि महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है, यानी प्राचीन नाम क्या है, तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता था, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय इसमें कितना श्लोक थे, याद रखिएगा 8800 श्लोक थे, तभी क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, जो हो गया तो क्या हो गया, और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर क्या कहा जाने लगा, भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अंत में कितना श्लोक हो गया, 1,00,000 हो गया, तो क्या कहा जाने लगा, तो सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपका है कि पुरालेख विद्या से अभिप्राय है, तो पुरालेख विद्या से शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पुरालेख विद्या के अंतर्गत। अगला पॉइंट है पुरावशेष का महानतम और अन्वेषक किसे माना जाता है, तो देखिए पुरावशेष का महानतम अन्वेषक मतलब आविष्कारक, ठीक है फ्रेंड्स। तो पुरावशेष का महानतम आविष्कारक किसे माना जाता है, तो डार्विन को माना जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रहेला के नाम से प्रसिद्ध है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, रहेला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है हेनसांग ने किस विद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग ने अध्ययन किया था बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ दिया हुआ है आपका, क्या प्रमुख अभिलेख व शासक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभिलेख है, यहाँ पर शासक है, तो देखिए हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, किस राजा से संबंधित, किस शासक से संबंधित है, तो कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, पूछा जाता है कि कलिंग नरेश खारवेल किस अभिलेख से संबंधित है, तो हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से है। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से। याद करते चलिएगा फ्रेंड्स, रिवीजन करते चलिएगा। उसके बाद में हो गया आपका मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से। ये देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ अभिलेख और उससे संबंधित शासक का नाम, तो ये सब आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका PDF चाहिए तो बोलिएगा फ्रेंड्स कमेंट करके, तो मैं इसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट है, सब पॉइंट को देखते चलिए फ्रेंड्स, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है, तो शुंग काल की, ठीक है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है, तो शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसके जानकारी मिलती है, तो शुंग काल की। अगला है हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, किस पुस्तक में किया है फ्रेंड्स, तो CU की में। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, अगला पॉइंट है कि अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, तो किताब उल हिंद की रचना किसने किया था, अल बुरूनी ने किया था, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। देखिए पॉइंट याद रखिएगा कि जो इब्न बतूता है कहाँ के निवासी था, मोरक्को का यात्री था, ठीक है। तो भारत में वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे फ्रेंड्स। फिर है अगला पॉइंट आपका है कि मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है,
तो मार्को पोलो द्वारा आपका पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसका? तो पांड्य राज्य की। अगला पॉइंट है कि पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो किस वंश का इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का इतिहास का पता चलता है पतंजलि के महाभाष्य से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पहले बता चुका हूँ का एक एक पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी पॉइंट को एक बार जरूर देखते चलें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका चीनी लेखों का वर्णन दिया हुआ, इससे भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर लेखक का नाम, यहाँ समय कब आया था, उसका रचनाएं क्या है और यात्री विवरण इसके बारे में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, फाहियान। तो फाहियान है जो कब भारत आया था फ्रेंड्स? तो 399 से 414 ईस्वी में आया था। और रचना इसका क्या थे? तो भारत दशा का विवरण। और देखिए फ्रेंड्स, यह प्रथम चीनी यात्री था। पूछा जाता है फाहियान के कहाँ के यात्री था? तो चीनी यात्री था फ्रेंड्स। ठीक है, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। सवाल यही पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देवनिर्मित बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद हेनसांग है फ्रेंड्स, ये भी चीनी यात्री है। तो ये कब आया था? तो 629 से 645 ईस्वी में आया था। इसका रचना क्या है? तो भारत दशा का विवरण रचना किसका था? फाहियान का था फ्रेंड्स। उसी तरह से हेनसांग की रचना क्या है? तो CU की। ठीक है, जिसका क्या कह सकते हैं? पाश्चात्य संसार के लेख। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया फ्रेंड्स CU की। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? पाश्चात्य संसार के लेख। तो किसकी रचना? हेनसांग के है। अब हेनसांग है जो फ्रेंड्स हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, तो इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो हेनसांग है जो कब आया था भारत में, किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। याद रखिए फ्रेंड्स कि जो आपका हर्षवर्धन है इसको किस उपाधि से विभूषित किया गया था? शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया, इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। यानी आपका जो हेनसांग है उसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। देखिए तीनों प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। उसके बाद शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, उसी तरह से आपका नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो हेनसांग का कहा जाता है। तो याद रखिएगा हेनसांग है जो आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और आपका इसको जो हर्षवर्धन को क्या उपाधि दिया था? शिलादित्य के दिया था। इसे क्या क्या उपनाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला चीनी यात्री कौन है? इतिसंग है। ठीक है, इतिसंग कब आया था भारत? तो 673 से 675 ईस्वी में भारत आया था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा, ये इनकी रचना है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं किसने लिखा था? इतिसंग ने लिखा था फ्रेंड्स। और देखिए चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था। और इतिसंग है जो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पढ़ाई किया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर पॉइंट है फ्रेंड्स कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। जो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स? मिलता है तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। ये जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए, हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो स्टोन एज कहा जाता है। तो देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको 3 भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल है जो 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है। मध्य पाषाण काल है जो 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। और जो नव पाषाण काल है फ्रेंड्स उसे 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये आपका पीरियड है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो पूरा पाषाण काल है उसको फिर 3 पार्ट्स में बांटा है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल को कितने पार्ट्स में बांटा है? 3 पार्ट्स में बांटा है। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका अवधि कभी कभी पूछता है। चलिए फ्रेंड्स, तब इसका मुख्य पॉइंट देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखें कि पाषाण युगीन अनुसंधान
आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है फ्रेंड्स कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल कहलाता है। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन भारत में आपका पत्थर के औजार बनाए जाते थे, अस्त्र शस्त्र पत्थर के बनाए जाते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो देखिए किस द्वीप का खंड है फ्रेंड्स? तो आपका जम्बू द्वीप का खंड है। अगला पॉइंट है आपका कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? देखिए ये प्रश्न है जो फ्रेंड्स पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ लीजिए वाला क्या है कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जिसे क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस कहा जाता था फ्रेंड्स, से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो पिथैकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। अगला पॉइंट है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? तो हथनौरा, जो कहाँ पड़ता है? तो नर्मदा घाटी से। याद रखिएगा, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से। अगला पॉइंट है कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपका है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। अगला पॉइंट है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। प्रस्तर युग, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? ठीक है, यानी कि पाषाण काल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रस्तर युग या स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता था। अगला पॉइंट है आपका कि उत्खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? बहुत ही VVI है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल से माना जाता है। फिर से सुने, उत्खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। अगला पॉइंट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। अगला पॉइंट है, मानव द्वारा खादानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स, मानव द्वारा खादानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। अगला पॉइंट है, मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट है कि चकोलिथिक युग, ठीक है, चाकोलोथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, सभी को देखते चलिएगा। ताम्रपाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब प्रश्न फ्रेंड्स आपको BPSC में भी काम आएगा फ्रेंड्स, अभी से सबको एक बार बढ़िया से याद करते चलें। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ठीक है, अभी हमने देखा था कि ताम्रपाषाण कालीन युग को क्या कहा जाता है? तो आपका चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। अभी हमने देखा कि जो चाकोलिथिक युग है उसे ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल में कहाँ से क्या प्राप्त हुआ था और कहाँ पर कौन सा स्थित है? तो जैसे स्थल का नाम है, राज्य है और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो देखिए ईमान गांव कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कच्चे मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले थे। किसमें फ्रेंड्स? याद रखिएगा, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ये सब। ये उसके बाद में है आपका दायमबाद। ठीक है, उसके बाद है क्या फ्रेंड्स? दायमबाद, गौर से सुनते चलिएगा फ्रेंड्स। दायमबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कलश
धान तथा कलश को घेरे के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल। याद रखिएगा, देखिए यही आपका फ्रेंड्स कि जो दायमबाद है जो महाराष्ट्र में है, ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, उसके बाद है नवदा टोली। तो नवदा टोली भी महाराष्ट्र में पड़ता है फ्रेंड्स। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले थे। ठीक है, याद रखिएगा नवदा टोली में। उसके बाद नेवासा महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चक्र निर्मित बर्तनों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद हो गया ताम्रवती। ताम्रवती कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे। ठीक है, कहाँ से? ताम्रवती में। ठीक है, ताम्रवती से जो साक्ष्य मिला है वहाँ से जो प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स, जो काले मृदभांड उसमें सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ताम्रकालीन स्थल का नाम था फ्रेंड्स। और देख लिए कहाँ से क्या प्राप्त हुआ था जो। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा कि नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। याद रखिएगा, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉन लुबाक ने किया था। कब किया था? वर्ष 1865 में किया था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि पूरा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। फटाफट देखते चलिएगा फ्रेंड्स। दूसरा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? तो भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए एक बार फिर से सुन लें कि भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है कि कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। कुंभकारी मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए थे? तो नवपाषाण काल युग से प्राप्त हुए थे। आगे है फ्रेंड्स कि पेबल उपकरण संबंधित है। तो पेबल उपकरण है जो किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। आगे है कि माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। तो जो माइक्रोलिथिक औजार है जो किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला पॉइंट है आपका कि बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो जो बेलन घाटी से औजार प्राप्त हुआ वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आपका है यहाँ पर देख लिए, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। बहुत ही विभिन्न पॉइंट है, प्रश्न इससे पूछा जाएगा फ्रेंड्स आपको कि किस काल के लोग, ठीक है, किस काल के लोग हैं जो मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे? तो देखिए ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में। कौन सा संस्कृति में? तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में। और कहाँ? महाराष्ट्र के लोग मृतकों को क्या करते थे? घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। याद रखिएगा, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। अगला पॉइंट है कि भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय है। ठीक है, सराय नाहर राय, यही दो है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? किस काल में हुआ था? तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण है, आपका उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। किस काल में? तो उच्च पुरापाषाण काल में। अगला पॉइंट है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पाषाण काल युग में हुए। अगला है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग करना सीखा था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स
कि भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। कहाँ से? तो शिवालिक पहाड़ी से। अगला पॉइंट है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से हुए। देखिए ये सब प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। और फ्रेंड्स क्या कहा आपका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? तो मेहरगढ़ से हुए थे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। पहले ए सेट का पॉइंट देख लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। हड्डी निर्मित, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए थे? तो सराय नाहर राय से प्राप्त हुए थे। फिर है फ्रेंड्स कि गौरिक मृदांड भंड पात्र, ठीक है, गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से हुआ था। कहाँ से? हस्तिनापुर से। देखिए लिखा हुआ है पॉइंट में फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, सुतकागेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, यानी देखिए आप पॉइंट में लिखा पूछा जाता है मोहनजोदड़ो है जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। चन्हुद्रो पाकिस्तान में। सुतकागेडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। कोटदीजी कहाँ है वर्तमान में? तो सभी जो कहाँ है वे भी फ्रेंड्स तो पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थल दिया हुआ है फ्रेंड्स और राज्य दिया हुआ है कि कहाँ है वो। ठीक है, तो देखिए कहाँ पड़ता है सब याद रखिएगा। ब्रुज होम है जो कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए आपका है जो यहाँ स्थल है और कहाँ है वो भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, और क्या प्राप्त हुआ था वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ब्रुज होम है कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। देखिए फ्रेंड्स, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसका एक भी पॉइंट आप नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो सार संग्रह एनसीईआरटी का है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इसे बड़ी अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, रिविजन कर लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, देखिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि ब्रुज होम है ना, तो ब्रुज होम कहाँ? कश्मीर में पड़ता है। ये प्रश्न ये पूछा गया था कि कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साथ कहाँ से क्या प्राप्त हुए थे, किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो आपका किसे हुआ था? तो ब्रुज होम से प्राप्त हुए थे। ब्रुज होम कहाँ है? कश्मीर में। तो देखिए सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है फ्रेंड्स, और ये किसके बारे में दे रहे हैं फ्रेंड्स? नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका कि गुफ कराल। ठीक है, गुफ कराल ये भी कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। यहाँ के कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से? तो गुफ कराल से मिले थे। ठीक है, गुफ कराल कहाँ? कश्मीर में। अब देखिए मेहरगढ़ से है, तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ से गेहूँ की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मेहरगढ़ से। सबको रिवीजन कर ले फ्रेंड्स, सभी को याद कर लें। फिर आ गया फ्रेंड्स आपका महदहा कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले थे? तो गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले थे। कहाँ से? तो महदहा से। महदहा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है कोलिडहवा। ठीक है, कोलिडहवा कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स? धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कोलिडहवा से। और देखिए प्रश्न इसमें किस तरह से पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि नवपाषाण, यहाँ पर दिया रहेगा कि नवपाषाण काल में, ठीक है, आपका धान की खेती का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? नवपाषाण काल में। तो आपका फिर आंसर हो जाएगा आपका कोलिडहवा से। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए तो अगला पॉइंट को देखते हैं कि संगनकल्लू है जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। राख के टीले प्राप्त हुए जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका पिकली हल।
टिकली हल है जो कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ था? राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि चौपानी मांडो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ चौपानी मांडो से। ज्यामितीय आकार का सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ से? तो चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है फ्रेंड्स आपका सारूतारू, ठीक है। सारूतारू है जो असम में पड़ता है। यहाँ से क्या हुआ था? गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए थे। कहाँ से? तो सारूतारू कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। अगला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि चिरांद है जो बिहार में पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या हुआ था प्राप्त? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित थे। ये चिरांद कहाँ पड़ता है? याद रखिए बिहार में। अगला है फ्रेंड्स आपका कि दावोजली असम में पड़ता है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए थे? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दावोजली से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर पॉइंट जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स उसको देख लेते हैं, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता में हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गौर से सुनते चलिएगा, मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी ध्यान दे। लिखा हुआ है फ्रेंड्स नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। याद रखिएगा, नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में इंटर करते हैं फ्रेंड्स। तो हड़प्पा सभ्यता से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, और ये NCERT का संग्रह, इसलिए एक भी पॉइंट को स्किप आपको नहीं करना है, सबको देखना है फ्रेंड्स। मिलाते चलिए। मुझे पता है बहुत सारे सवाल का आप लोग को जवाब पता होगा फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो फ्रेंड्स, एक बार ये वीडियो देख करके चल जाइएगा तो बहुत हेल्प होगा। ठीक है, चलिए तो हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं फ्रेंड्स। लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल हो गया। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी फ्रेंड्स वो किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, और ये अपठनीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसको अभी तक कोई पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो गया? पुरातात्विक खुदाई हो गया। आगे है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों की टीला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है जो क्या है? मृतकों का टीला है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया था, सभी पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है और कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिंधु सभ्यता है जो आपका आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता है जो किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक का परिभाषा में पहले बता दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक का भी बता दिया था। तो देखिए आद्य ऐतिहासिक में क्या था फ्रेंड्स कि इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता, ये आपका आद्य ऐतिहासिक था। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड्स कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से आपको माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स। पहले देखिए ए साइड का पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग ए साइड का पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो आपका सॉरी इसको नहीं देखे फ्रेंड्स, ये बॉक्स वाला पहले देख लेते हैं। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, हड़प्पा सभ्यता कहिए, या इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सिंधुवासी के लोग थे वो पहली बार तांबे में टीना को मिला करके किसका तैयार किए थे? कांसा तैयार किए थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है।
देख लिया फ्रेंड्स, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, तो सौराष्ट्र में स्थित है फ्रेंड्स, ये भी देख लें। आगे है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्गा तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, तो कालीबंगन है। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगन या कालीबंगा जो कहिए। अगला है पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो, सॉरी, अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला पॉइंट है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली जो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। याद देखिएगा फ्रेंड्स, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली है जो कहाँ है, हरियाणा में है फ्रेंड्स। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटे में स्थित है। बनावली जो कहाँ है, तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटे में स्थित है बनावली, जो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में है। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा। अगला पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब ये सेट का पॉइंट देख लेते हैं। लिखा है फ्रेंड्स कि हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वर्गाकार आकार का था फ्रेंड्स हड़प्पा कालीन मोहरों, यानी हड़प्पा काल में जो भी प्रचलित मोहर था उसका आकार कैसा था, तो वर्गाकार था। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। याद रखिए फ्रेंड्स, पूछा जाता है किस पशु का अंकन नहीं हुआ है, तो आपका घोड़े का अंकन नहीं हुआ है मोहर पे। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो ब्रह्मी लिपि है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्रह्मी लिपि है। अगला पॉइंट है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो सबसे पहले आपको भारत में की गई थी कपास की खेती का प्रारंभ। पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। याद रखिए फ्रेंड्स, जो सैंधव सभ्यता के समकालीन कौन सा सभ्यता है, मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर विकसित हुए है। अगला पॉइंट आपका है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी, तो आपका जो वृषभ मुद्रा जो प्राप्त हुआ था कहाँ से, मोहनजोदड़ो से हुआ था फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो कहाँ भी पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। अगला पॉइंट है मृणपटिका, ठीक है, मृणपटिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो कालीबंगा से आपको प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट आपका है कि लेखन की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि लेखन कला की प्रणाली का विकास करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता का नाम क्या था, तो सुमेरियन सभ्यता नाम था। क्या, सुमेरियन सभ्यता। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। देखिए भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। तो डिफिनीशन दिया फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता जो गैर आर्य सभ्यता थी, क्यों थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और जबकि जो आर्य वाला थी जो मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो मृद भांड है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का मुख्य कारक क्या है, तो जो मृद भांड मिला था फ्रेंड्स वही मुख्य कारक है। अगला पॉइंट है कि भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं, तो उत्तरी काले पालिष्कृत मृद भांड को माने गए हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है
कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया। देखिए ये प्रश्न पता नहीं फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से 10 या 15 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, करीब करीब सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था, तो सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए आगे हड़प्पा की सीमा के बारे में बताया हुआ है, तो ये भी जरूर रखें माइंड में कि हड़प्पा की सीमा के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि हड़प्पा की सीमा आपका उत्तर में फ्रेंड्स आपका मांडा पड़ता है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और दक्षिण में आपका दैमाबाद पड़ता है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका पश्चिम में आपका सुतकागेंडोर पड़ता है, जो आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है फ्रेंड्स। और आपका पश्चिम में आपका हो गया अलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो आपका ये हड़प्पा की सीमा के बारे में जानकारी दी हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है लोथल, ठीक है। लोथल क्या था फ्रेंड्स, एक बंदरगाह था जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रश्न याद रखिएगा, लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल को लघु हड़प्पा का या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है, तो हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा स्थल कहाँ है, इसका खोज किसने किया था और क्या क्या मिला था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चार्ट है फ्रेंड्स, इसको एक नज़र फटाफट देख लें। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा है जो फ्रेंड्स कहाँ है, तो मोंटागोमरी जिला, ठीक है। मोंटगोमरी जिला जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। इसका उत्खननकर्ता कौन थे, इसका उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर माधव स्वरूप वत्स, ये इनके उत्खननकर्ता थे। कब किए थे उत्खनन, कब किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। और हड़प्पा है जो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला था फ्रेंड्स, उसके बारे में थोड़ा सा देख लें, क्या क्या साक्ष्य मिला था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अन्न का भंडार यहाँ से हुआ था, कांसे निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांच दर्पण, ये सभी हड़प्पा सब से आपको प्राप्त हुआ था। चलिए दूसरा आपका है जो फ्रेंड्स, दूसरा है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो भी पड़ता है कहाँ, पाकिस्तान के किस जिला में, लरकाना जिला में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता के नाम है राखलदास बनर्जी फ्रेंड्स और मार्टिमर व्हीलर। कब किए थे, तो 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्या क्या यहाँ से साक्ष्य मिले थे, तो विशाल स्नानागार यहाँ से मिले थे विशाल स्नानागार मिले थे, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। चलिए तीसरा लोथल है फ्रेंड्स। लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है। इसका खोज किसने किया था, उत्खननकर्ता का नाम है रंगनाथ राव है फ्रेंड्स। उसका कब किए थे, 1955 से लेकर के एवं 62 में किया गया था। किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी से। अब लोथल से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकरे, अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृणमूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि सभी जो लोथल से प्राप्त हुए थे। ये प्रमुख रूप से क्या था फ्रेंड्स, बंदरगाह था। अगला है फ्रेंड्स आपका चनहुदड़ो, ठीक है। चनहुदड़ो है जो कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चनहुदड़ो पड़ता है। इसका उत्खननकर्ता के नाम है अर्नेस्ट मैक व एनजी मजूमदार थे। कब किए थे, 1931 ईस्वी में किए थे। किस नदी के किनारे चनहुदड़ो स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मनके बनाने का कारखाना, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला था फ्रेंड्स, तो मनके बनाने का कारखाना आपको चनहुदड़ो से मिला था। बिल्ली की पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य चनहुदड़ो से मिला था। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो चनहुदड़ो से मिला था। कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा कहाँ से मिला था, चनहुदड़ो से। 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुई थी कहाँ से, तो चनहुदड़ो से। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए
लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, पाउडर, ये सब साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो चनहुद्रों से ही प्राप्त हुआ था। अगला है आपका कालीबंगा फ्रेंड्स। तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान, भारत के राजस्थान जिला में भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा है। इसका उत्खननकर्ता का नाम है अमलानंद घोष। ब्रजवासी लाल एवं बिक्के थापर कब किए थे? तो 1953 से लेकर 1960 में। और कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से। अग्निहवन कालीबंगा से। अग्निहवन कुंड कालीबंगा से। अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, देखिए पूछा जाता है फ्रेंड्स, चूड़ियाँ है जो आपका कालीबंगा से। संभवतः एक साथ फसल बोने का साक्ष्य लकड़ी की नाली, सभी कहाँ से हुआ था? तो कालीबंगा से। इसमें फ्रेंड्स देखिए जो ब्लैक कलर से किया हुआ है मोटा लाइन से फ्रेंड्स, वो याद रखिएगा। आपका जूते हुए खेत, अग्नि हवन की कुंड और चूड़ियाँ, ये सभी है जो कालीबंगा से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है फ्रेंड्स आपको राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी है जो फ्रेंड्स कहाँ है? तो राखी गढ़ी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए राखी गढ़ी है जो हरियाणा के हिसार जिला में है। इसका खोजकर्ता कौन है? इसके उत्खननकर्ता का नाम सूरज भान है। कब किए थे? 1969 ईस्वी में किए थे। और जो राखी गढ़ी है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले थे? तो ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, यहीं से हुए थे। फिर आपका हो गया कोट दीजी, ठीक है। कोट दीजी है जो आपको पाकिस्तान के खैरपुर जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता के नाम है धैर्यू एवं फजल अहमद खान। उसके बाद कब किए थे? 1935 से 1955 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं। कच्चे ईंटों के मकान, ये सब है जो कहाँ से प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स? वह चूल्हे ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपका कोट दीजी से, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? तो आपका पाकिस्तान के खैरपुर जिला में पड़ता है। अगला स्थान है फ्रेंड्स बनवाली, ये भी महत्वपूर्ण है। बनवाली है जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है फ्रेंड्स। और ये आपका इसका उत्खननकर्ता का नाम है RS बिष्ट और रविंद्र सिंह बिष्ट। कब किए थे? 1973 ईस्वी में। और ये किस नदी किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला था बनवाली से? याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए बहुत बार पूछा गया है। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बनावली से प्राप्त हुआ था। मिट्टी का हल और खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए थे? तो बनावली से प्राप्त हुए थे। अगला है रोपड़। रोपड़ है जो आपको पंजाब के रूपनगर में स्थित है, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसके उत्खननकर्ता का नाम है यज्ञदत्त शर्मा। कब किए थे? 1955 ईस्वी में किए थे। किस नदी किनारे रोपड़ स्थित है? सतलज नदी किनारे स्थित है। तांबे की कुल्हाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हुए थे? तो रोपड़ से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये सभी है जो रोपड़ से ही प्राप्त हुए थे। अगला है रंगपुर। रंगपुर है जो गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है। इसका खोजकर्ता का नाम है SR राव है। कब किए थे? 1954 ईस्वी में। किस नदी के है? तो भादर या मादर नदी के किनारे, ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भादर रहता है दिया हो, कहीं मादर। तो रंगपुर है जो आपके गुजरात के कठियावाड़ जिले के भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। क्या क्या साक्ष्य मिले थे रंगपुर से? तो ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों का अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी कहाँ से? तो रंगपुर से साक्ष्य मिला था। अगला है फ्रेंड्स आपका आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके खननकर्ता के नाम है आपका यज्ञदत्त शर्मा। कब किए थे? 1958 ईस्वी में किए थे। और किस नदी के किनारे है आलमगीरपुर? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला था? तो मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला है सुतकांगेडोर। ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके खोजकर्ता हैं ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेलस। कब किए थे? 1927 से 1962 ईस्वी में, ठीक है। और किस नदी के किनारे? तो दशक नदी के किनारे है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले थे? 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह, सब यहाँ से मिले थे, ठीक है फ्रेंड। मांडा के बारे में, तो मांडा भी आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे इसका जो सीमा के बारे में, तो वहाँ पर दिखा रहा था फ्रेंड्स, आपका उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये है जो जगत जोशी इसके खोजकर्ता है, उत्खननकर्ता का नाम जगत जोशी है मांडा के। कब किए थे? 1982 ईस्वी में। और किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे? तो चट मिले थे, ब्लेड हड्डी निर्मित वानाग्र मुहरों के साथ प्राप्त हुए थे। अगला है सुतकाकोह है जो आपका बलूचिस्तान के पेरिन में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता का नाम जॉर्ज डेल्स है। कब किए थे? 1962 ईस्वी में किए थे। उसके बाद सादी कौर नदी के किनारे ये है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
अगला बच गया फ्रेंड्स आपका, लास्ट बच गया आपका सुरकोटदा। तो सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज करता है जगपति जोशी। ठीक है, कब किए थे? 1964 ईस्वी में। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कलश, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले थे? तो कलश समाधान, ठीक है, कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पालड़ा, ये सब कहाँ से हुआ था, मिला था फ्रेंड्स? याद रखिएगा। तो सुरकोटदा गुजरात से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। यहाँ फ्रेंड्स उस समय क्या पैसा वैसा नहीं चलता था, आपको कुछ वस्तु लेना है तो उसके बदले कुछ दूसरा वस्तु देना पड़ता था। मान लिया फ्रेंड्स हमें चावल लेना है तो उसके बदले हमें दाल दिए तो उसके बदले हमें चावल लेना, यानी कि लेन देन किससे होता था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाया जाता था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का यानी लेन देन का मुख्य साधन क्या था, माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये हड़प्पा सभ्यता आपका समाप्त हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग इंटर करते हैं वैदिक काल में। ठीक है, तो वैदिक काल में हम लोग देखते चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए फटाफट देख लें, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान अर्थात नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। फटाफट रिवीजन करते चलिए फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है आपका कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो देखिए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है और सूक्त की संख्या कितना है? 1028 सूक्त है। ये त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए त्रयी नाम है जो तीन वेदों कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिए त्रयी किसके लिए? तो 3 वेदों के लिए। कौन कौन? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जी हाँ फ्रेंड्स, अंतर मंत्र तंत्र जादू टोना वाला वेद किसे कहा जाता है? तो अथर्व वेद को ही कहा जाता है। और संगीत से संबंधित वेद कौन है? तो साम वेद है जो संगीत से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय दर्शन परंपरा पे आधारित है। उपनिषद है जो किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पे आपका आधारित है। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल है जो समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। अगला पॉइंट है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो राजा अश्वपति आपको केकई के आपके शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है आपका कि मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो आपका मोक्ष प्राप्ति की चर्चा आपका उपनिषद में किया गया है। अगला पॉइंट है वैदिक नदी आशिकिनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब नदी के रूप में की जाती है। अगला पॉइंट आपका कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? बहुत ही विवय पॉइंट है फ्रेंड्स कि आरंभिक वैदिक साहित्य में, किसमें? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इधर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये साइड का पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में आधुनिक नाम और प्राचीन नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स। जैसे गाय को प्राचीन में क्या कहा जाता था वैदिक काल में, ये सब याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे आधुनिक नाम है, यहाँ पर प्राचीन नाम है। तो गाय तो आधुनिक नाम हो गया फ्रेंड्स। इसे प्राचीन यानी वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो गाय को कहा जाता था अघन्या कहा जाता था। ठीक है, जिसका वध न हो। अघन्या मतलब क्या होता था? जिसका वध न हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो गौर से सुनते चलिएगा, जहाँ पे दिखाई नहीं देता फ्रेंड्स मैं सभी पॉइंट को पढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाय को
वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अघन्या। अघन्या मतलब क्या होता है? जिसका वध न हो। राजा को वैदिक काल में यानी प्राचीन काल में क्या कहा जाता? गोपा कहा जाता था। अतिथि को क्या कहा जाता था? गोहंता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को प्राचीन काल यानी वैदिक काल में क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। युद्ध को क्या कहा जाता था? गविष्टि, गेसु या गम्य कहा जाता था। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका पुत्री को क्या कहा जाता? दुहिता कहा जाता था। अनाज को क्या कहा जाता था? धान्य कहा जाता था। मरुस्थल को क्या कहा जाता? धन कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? उर्वरा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है पशु चारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? खिल्य कहा जाता था। ये देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हल से बनी नलियां को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। तो ये देखिए क्या था फ्रेंड्स कि आपका वैदिक काल में, देखिए वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द था। वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? राजा को क्या कहा जाता था? तो ये सभी ये जो याद कर ले फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। हल से बनी नालियां को सीता कहा जाता था और पशुचारण योग्य भूमि को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो खिल्य कहा जाता था। तो ये सभी को याद कर ले। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसमें देखिए अब आपका हो गया अगला पॉइंट। इसमें क्या है फ्रेंड्स? सॉरी, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो सामवेद। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था नहीं, कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कि पूर्व वैदिक काल, ठीक है, में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो किसका नियंत्रण होता? सभा और समिति का होता था। ठीक है, जो पूर्व वैदिक काल में दो संस्था था, सभा और समिति, इसका नियंत्रण किस पे होता था? तो राजा पर होता था। अगला है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बृहस्पति को माना जाता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को आपको माना जाता है। अगला पॉइंट है कि ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किए जाने लगा? तो सिक्के के लिए यानी कॉइन के लिए किए जाने लगा। अगला पॉइंट है पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, याद रखिएगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर आपका देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए एक साइड आपका वेद का नाम दिया हुआ है, दूसरे में इस वेद का ब्राह्मण का क्या नाम है इसके बारे में बताया, फिर इसके सूक्त के बारे में है, फिर इसके उपनिषद कौन कौन है, फिर यहाँ अरण्यक कौन कौन है, और इसके अध्येता कौन कौन है इसके बारे में है, फिर आपका उपवेद कौन है इसके। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट है सभी को देखते चलेंगे। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? तो कौशतकी या ऐत्रेय कहा जाता है। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। ठीक है, यानी 1028 मंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में इसका उपनिषद कौन कौन है? तो कौशितकी एवं ऐत्रेय है। अरण्यक कौन कौन है? ऐत्रेय एवं कौशितकी है। और इसकी अध्येता ये जरूर याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अध्येता पूछता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के अध्येता को क्या कहा जाता था? इसके अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता? होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद का है जो फ्रेंड्स आपका उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद हो गया आपका आयुर्वेद हो गया। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रजापति थे। तो ये जरूर याद रखिएगा। दूसरा यजुर्वेद है फ्रेंड्स, तो यजुर्वेद का है जो अब ब्राह्मण का नाम क्या था? तैत्तिरीय या शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसमें सूक्तों की संख्या नहीं बताया गया फ्रेंड्स। इसके उपनिषद कौन कौन थे? तो तैत्तिरीय, कंठी, श्वेतसावर, इस बृहद्रणायक, मैत्रियाणी, ये सभी इसके उपनिषद थे। अरण्यक कौन कौन थे? तो तैत्तिरीय, बृहद्रणायक और शतपथ थे। और इसके जो अध्येता थे यानी यजुर्वेद के अध्येता को क्या कहा जाता था? तो अधर्वयु कहा जाता था। और इसका उपवेद का क्या नाम है? अगर पूछा जाए आपसे कि यजुर्वेद के उपवेद कौन है? तो धनुर्वेद है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र है। ये सब जरूर याद रखिएगा। अगला है सामवेद है। सामवेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? पंचविश कहा जाता था। पंचविश का अर्थ क्या होता है? इसे तांडे ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें कितने सूक्तों की संख्या है सामवेद में? तो 1810 है। इसके उपनिषद कौन कौन है? तो केन और छांदोग्य है। इसके अरण्यक कौन कौन है? जैमिनीय और छांदोग्य है। और जो सामवेद के अध्येता है उसे क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के उपवेद का नाम क्या है? तो गंधर्व वेद है। ठीक है, गंधर्व वेद है। तो गंधर्व वेद का जो आपका प्रवर्तक कौन है? तो नारद जी को माना जाता है।
उसी तरह से अथर्ववेद है, अथर्ववेद के ब्राह्मण को गोपद कहा जाता था। इसमें 6000 टोटल मंत्र हैं। इसके उपनिषद मांडुक्य प्रश्न मुंडुक है। उसके बाद में नेक नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, अध्येता यानी अथर्ववेद के अध्येता को ब्रह्म कहा जाता है। और अथर्ववेद का आपका जो उपवेद का नाम क्या है, तो शिल्पवेद है। और शिल्पवेद के प्रवर्तक कौन थे, तो विश्वकर्मा थे। तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया हुआ है कि पारसियों के ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो जिंद अवस्था कहा जाता है। में जिस अहुरमजदा, ठीक है, अहुरमजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन बन रहा है इसमें कि पारसियों के ग्रंथ क्या है, तो जिंद अवस्था है। और इसमें जो अहुरमजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट को देखते हैं। थोड़ा जूम करते हैं फ्रेंड्स, इससे आपको क्लियर दिखाई देगा। अगला पॉइंट है आपका कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था, तो अंग एवं मगध को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो ऋग्वेद काल में हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था, तो ऋग्वेद काल में आपका हुआ था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद संहिता में 2 से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितना हम लोग देखे थे, 10 मंडल ने फ्रेंड्स। तो 10 मंडल में 2 से 7वें वेद कितना, 2 से 7वें मंडल, ठीक है, 2 से 7वें मंडल तक सर्वाचीन प्राचीन माने जाते हैं और इन्हें गोत्र मंडल भी कहा जाता है। 2 से 7वें मंडल को गोत्र मंडल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था, तो बलि एवं कर्मकांड में था। ये सब पॉइंट बिल्कुल ना स्किप करें, सबको याद करते चले फ्रेंड्स। हो सके तो आप नोट कर लें, कहिएगा तो इसका PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। तो ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था, तो बलि एवं कर्मकांड में था। अगला पॉइंट है कि प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो आपको पुरुषनी नदी, ठीक है, जिसका क्या कहते हैं, इसे रावी नदी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर दशराज के युद्ध लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका आ गया ये पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये भी याद रखें, जो 10 राज का युद्ध लड़ा गया था वो ऋग्वेद के कितने मंडल मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। अगला है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो जौ के लिए किया गया है। अगला पॉइंट को देखें, अगला पॉइंट है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था, तो क्या नाम था, वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली नाम था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था, तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। अगला है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिए फ्रेंड्स, आयुर्वेद अर्थात क्या, जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है देखिए कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस वेद में कहा गया। देखिए इस तरह से प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों कहा गया है, तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है, तो इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। अगला पॉइंट है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। अगला पॉइंट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला पॉइंट है आपका कि सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब ये सेट का पॉइंट देख लेते हैं। देखिए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, सभी का रिवीजन आप जरूर करें।
ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स आपका ऋग्वैदिक नदियाँ, ठीक है। यानी प्राचीन में उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, आधुनिक में उसको क्या कहा जाता था, पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। देखिए प्राचीन नाम है और आपका आधुनिक नाम है। तो देखिए झेलम है जो आधुनिक है, झेलम को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, वितस्ता कहा जाता था, वितस्ता कहा जाता था। व्यास को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, विपाशा कहा जाता। घग्गर, ठीक है, जैसे चौतांग नदी, घग्गर को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, तो वृषद्वती या दृश्यद्वती कहा जाता था। कुर्रम, कुर्रम को प्राचीन काल में क्या कहा, प्राचीन नाम क्या था इसका, तो कुर्भु नाम था। उसे काबुल का प्राचीन नाम क्या था, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था फ्रेंड्स, तो कुंभा नाम था। उसी तरह से गंडक को देखिए पूछा जाता है, गंडक का प्राचीन नाम क्या था, गंडक नदी का तो सादा नीरा था। चिनाब का प्राचीन नाम क्या था, तो अश्किनी था। सतलज का प्राचीन नाम क्या था, तो सतुद्री, ठीक है फ्रेंड्स, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री। उसके बाद में आपका गोमती, गोमती का प्राचीन नाम क्या था, तो गोमल। सिंध का प्राचीन नाम क्या था फ्रेंड्स, तो सिंधु। घग्गर का प्राचीन नाम क्या था, तो सरस्वती। सोहन का प्राचीन नाम क्या था, सुषमा। उसके बाद में आपका आ गया स्वात का प्राचीन नाम क्या था, तो सुवास्तु, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप जरूर याद रखें, इसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला पॉइंट है आपका ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। बहुत ही वीवीआई फ्रेंड्स है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ये सब पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड्स, नोट करके याद करना है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति से संबंधित है शुल्ब सूत्र। अस्तो माँ सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, तो आपका बृहद्रणायक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक संहिता नाम आपका चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो आपका बृहद्रणायक उपनिषद से मिलता है। कहाँ से, तो बृहद्रणायक कोपनिषद से मिलता है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का। चलिए अगला पॉइंट है कि वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है। तो अमाजू कहा जाता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है, अमाजू कहा जाता है। अगला पॉइंट है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे, तो द्विज श्रेणी में आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद फ्रेंड्स आपका वैदिक काल का लास्ट पॉइंट दिया है। इसके बाद हम लोग जैन धर्म में एंटर करेंगे। आपका है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है, याद रखिएगा, और इसे नदी माता व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किस नदी को नदी माता या नदियों की माता कहा गया है, तो सरस्वती को कहा गया है। तो ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है और इसे नदी माता या नदियों की माता कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी हम लोग देख लिए वैदिक काल से संबंधित जो भी वन लाइनर प्रश्न था फ्रेंड्स। अब हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो बचेगा प्राचीन इतिहास से संबंधित वन लाइनर प्रश्न, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो जैन धर्म को फटाफट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं फटाफट पढ़ते चलता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग सुनते चलिएगा, देखते चलिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन पूछा जाए फ्रेंड्स कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपके महावीर हो जाएंगे। ठीक है, वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे महावीर, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव थे। अगला पॉइंट है तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है अनेक। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट को देखें। अगला पॉइंट आपका है कि अनेकांतवाद। ठीक है, अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है, तो किस धर्म से है, तो जैन धर्म का है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता था, निर्जरा कहा जाता था। जैन धर्म में संवर, ठीक है, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय क्या है,
तो क्या है फ्रेंड्स, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में सरवन बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तक भिषेक के नाम से जाना जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, किस नाम से जाना जाता है, तो महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है कि त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न में कौन कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा त्रिरत्न सिद्धांत। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली पुत्र गोसाल थे। चलिए अगला सवाल है, अगला पॉइंट है कि अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी का सार संग्रह फ्रेंड्स, तो ये सब पॉइंट आपको बहुत हायर लेवल के एग्जाम जैसे बीपीएससी हो गया फ्रेंड्स, इसमें भी काम देगा और बाकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काम देगा। तो देखिए अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से है। यापनीय किसका संप्रदाय था, तो जैन धर्म का था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, देखिए तो प्रारंभिक जैन साहित्य है जो किस भाषा में, तो अर्ध मागधी में लिखे गए थे, जो प्राकृतिक जैन साहित्य है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो सम्मेद शिखर। अगला पॉइंट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो श्वेतांबर के आपका स्थूलभद्र थे फ्रेंड्स, जबकि दिगंबर के कौन थे फ्रेंड्स, वो भी आगे पता चल जाएगा, भद्रबाहु। ठीक है, तो याद रखिएगा जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर के कौन थे, भद्रबाहु। याद रखिएगा। अगला है कि किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो प्रथम जैन संगीति में हुआ था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जैन संगीति के बारे में दिया हुआ, ये भी याद रखिएगा, जैन संगीति और प्रथम और द्वितीय। चूंकि जैन संगीति में कितने टोटल संगीति हुए थे, 2 हुए थे। तो प्रथम जैन संगीति कब हुए थे, 300 ईस्वी पूर्व में हुए थे फ्रेंड्स। कहाँ हुए थे, तो पाटलिपुत्र, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में, और इसके अध्यक्ष याद रखिएगा स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति आपको 512 ईस्वी पूर्व में, पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में फ्रेंड्स, और दूसरा संगीति हुआ था 512 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो बल्लभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा सरवण थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जरूर याद रखें। चलिए अब ये साइड का पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन था, ठीक है फ्रेंड्स, तो महावीर थे। ठीक है, 21वें तीर्थकार थे फ्रेंड्स, तो 24वें तीर्थकार थे। तो जैन धर्म के क्रम में अंतिम कौन था, महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, ये जरूर याद रखें। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्मस्थल कहाँ, तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो महावीर भगवान से किस कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल के थे, ये भी याद रखिएगा। महावीर भगवान के माता का नाम क्या था, त्रिशला था फ्रेंड्स, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। याद रखिएगा किसकी, तो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी त्रिशला, जो आपके महावीर भगवान के माता थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम इनका क्या था, यशोदा था, जो कुंडकीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, किसकी कन्या थी ये, तो राजा समरवती की। चलिए अगला पॉइंट है, इनकी पुत्री का नाम पूछा जा रहा है। तो जो महावीर भगवान थे, इनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शना। ठीक है, इसका अर्थ क्या था, अनुज्या। ठीक है, आगे प्रमुख उपाधि, तो प्रमुख उपाधि कौन कौन से धारण किए थे फ्रेंड्स, आपका महावीर भगवान, इसी के बारे में दिया हुआ है। केवलीन की उपाधि यानी कैवल्य मतलब क्या था, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन का किए थे, यानी इसका अर्थ विजेता। फिर
निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित, फिर अरहत यानी पूज्य। तो ये सब प्रमुख उपाधि धारण किए थे महावीर भगवान ने। अभी निवारण प्राप्त यानी इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। तो महावीर भगवान की मृत्यु पावापुरी में, ठीक है फ्रेंड्स, पावापुरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। इनकी मृत्यु है जो पावापुरी में हुई थी, अब 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कब? तो 468 ईस्वी में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, में सस्तीपाल के यहाँ मल गणराज के प्रधान को शासित क्षेत्र में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए स्यादवाद सिद्धांत है जो आपको जैन धर्म से संबंधित है। फिर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। तो कौशाम्बी। अगला पॉइंट है 16 महाजन पदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है। तो भगवती सूत्र में मिलता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया गया था। तो किस लिए किया गया था। तो आजीविकों के आवास के लिए निर्मित किया गया था। अगला पॉइंट है आपका कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ठीक है, यानी चोरी न करना, अस्तेय मतलब क्या था, चोरी न करना, अपरगृह यानी संपत्ति अर्जित न करना, एवं ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत की शिक्षा दी। किसने। तो महावीर स्वामी ने। कौन कौन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरगृह और ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत की शिक्षा दिए थे। आगे है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो भद्रबाहु है, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा जाता है कल्पसूत्र है जो किस धर्म का ग्रंथ है। तो जैन धर्म का है। इसका रचयिता कौन है। भद्रबाहु है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है। तो हाथी गुफा अभिलेख से मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म में इंटर करेंगे कि जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने जिक्र किया था कि जो जैन धर्म है, जो आपका जैन धर्म की कितना 2 भागों में बट गया था फ्रेंड्स। जो 2 भाग में जब बट गया था तो पहला संप्रदाय आपका श्वेतांबर हुआ था फ्रेंड्स। तो उसके संस्थापक कौन थे। स्थूलभद्र थे। और दूसरा हुआ था दिगंबर जिसके कौन थे। भद्रबाहु थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो अब हम लोग बौद्ध धर्म को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म देखने के बाद फ्रेंड्स फिर बाकी का जो बचा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास का ऑनलाइन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित पहला पॉइंट कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है। तो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई है। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है। तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजे जाने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है। तो महायान संप्रदाय है। अगला पॉइंट है आपका कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो द्वितीय संगीति में बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है। तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। अगला पॉइंट है आपका कि बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। तो उदयन के शासन काल में आए थे। पॉइंट दिया हुआ फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियां का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रचंड बुद्ध की उपमा दी जाती है। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। तो क्या है। दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यही है जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। अगला पॉइंट है बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्धचरित के रचनाकार कौन है। तो देखिए बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, किस किताब को, किस बुक को। तो बुद्धचरित को कहा जाता है। बुद्धचरित के लेखक यानी रचनाकार कौन है। तो आपका अश्वघोष है, ठीक है फ्रेंड्स। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे फ्रेंड्स, ये भी जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा। रुक्मिणीदेयी स्तंभ अभिलेख।
अगला पॉइंट है बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। अगला पॉइंट है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ। याद रखिएगा, बुद्ध का सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ है गंधार शैली में, लेकिन जो प्रथम प्रतिमा बना था वो मथुरा कला शैली में बना था। अगला पॉइंट है आपका भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश का दिखाया गया है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से है। अगला हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट देखें कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बुद्ध भगवान के बारे में आपका डिटेल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन वर्तमान में कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल के लुम्बिनी में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे ये। इनके माता का नाम क्या था? तो माया देवी था, जो कोली गणराज के थे। फिर फ्रेंड्स बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गोत्र गौतम। फिर फ्रेंड्स गोत्र क्या था? गौतम था। फिर पालन पोषण कौन किए थे? तो इनका पालन पोषण जो है इनको विमाता यानी प्रजापति गौतमी ने किया था, सभी जानते हैं फ्रेंड्स। अगला है पॉइंट में है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था, जो कोलिये गणराज की राजकुमारी थी। कहाँ की? कोलिये गणराज की। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। फिर इनका सारथी कौन थे? तो चन्ना थे। इनका घोड़ा का नाम क्या था? तो कंथक था। फिर है फ्रेंड्स ज्ञान की प्राप्ति बारे में, तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था फ्रेंड्स, सभी जानते हैं। गया बोध गया में निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, और इस घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि किया जाता है। जो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था उनको क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ठीक है, तो सारनाथ में दिए थे, जिसे ऋषि पतन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पॉपुलर है सारनाथ के नाम से। इनके शिष्य का नाम क्या था? तो आनंद व उपाली इनके शिष्य के नाम हुआ। धर्म प्रचार स्थल है, धर्म प्रचार स्थल है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशलराज है। जीवन का अंत यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व। आयु कितना? 80 वर्ष की आयु में। दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन। स्थल कुशीनगर में मर गए थे। कुशीनगर कहाँ है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद है कि बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया था। ये सब पॉइंट याद रखें फ्रेंड्स। अगला पॉइंट देखें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। अगला पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षाणु के रूप में या स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए अब बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। जैन संगीति हम लोग देखे थे 2 हुआ था। बौद्ध संगीति कितने हुए थे टोटल? तो ये 4 हुए थे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था फ्रेंड्स? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष कौन थे?
साबकमी थे और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ हुआ था 98 ईस्वी में, कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था फ्रेंड्स। और आपका इसके जो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, ठीक है। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते चले। अगला पॉइंट है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन आपका माध्यमिक संप्रदाय के थे। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपका राजगीर में है। अगला पॉइंट है बुद्ध की 80 फीट की ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। अगला पॉइंट है एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन था। अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म के किस मत पे विश्वास रखते थे? तो कर्म तथा पुनर्जनन के सिद्धांत पे दोनों में समानता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अगला पॉइंट को देखें कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखें त्रिपिटक के बारे में बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसका स्वरूप है तो शुद्ध पिटक का पिटकों में बृहत्तम है, सबसे ये बड़ा है, ठीक है। शुद्ध पिटक जैसे 3 पिटक हुआ फ्रेंड्स, उसमें से सबसे बड़ा शुद्ध पिटक हुआ। और ये किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है, याद रखिएगा। शुद्ध पिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। विनय पिटक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है? तो पिटकों में सबसे छोटा है, ठीक, लघुत्तम है। और इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है, ठीक है। अभिधम पिटक में पिटकों के मध्यम में है, यानी कि मिडिल में आता है ये। और इसमें क्या है? बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। किसमें? तो आपका अभिधम पिटक में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है? तो किसका अधिक प्रभाव पड़ा है? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी का प्रभाव पड़ा है। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन का नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे फ्रेंड्स। उसके बाद में है संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो वैशाली में किए थे, ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किए थे? तो वैशाली में। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए याद रखिएगा कि संसार है जो अस्थिर है और क्या है? क्षणिक है। यह मान्यता किस धर्म से संबंधित है? इस तरह से पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लें कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं उनके प्रतीक। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। एक साइड में घटना दिया हुआ है फ्रेंड्स, दूसरे साइड में प्रतीक है। तो जब वो गर्भ में थे फ्रेंड्स, उसका प्रतीक क्या है? हाथी है। जब उनका जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक कमल है। जब उनका निवारण हुआ था तो उनका प्रतीक है पदचिन्ह है। जब वो प्रथम प्रवचन दिए थे फ्रेंड्स, तो उसका जो प्रतीक चिन्ह है क्या है? तो चक्र है, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका बोधि वृक्ष है। जब वो यौवन में थे फ्रेंड्स, यानी जवान हुए थे, तो उसका है जो साढ़ है प्रतीक चिन्ह। जब समृद्धि हुए थे तो उसका क्या प्रतीक चिन्ह है? शेर है। फिर उसके बाद मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। और जब वो गृह त्याग किए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। तो ये सभी भी याद रखें फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। तो किस शैली में प्रतिबिंबित किया गया है? तो ग्रीक की रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया है।
फिर लिखा हुआ उपोष्ठ का आचरण कौन करते थे, तो कौन करते थे, बौद्ध भिक्षु है जो उपोष्ठ का आचरण करते थे। अगला पॉइंट है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में है। अगला पॉइंट है बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश निर्देशित होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि ब्रजयान बौद्ध में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था, तो तारा कहा जाता था। अगला पॉइंट है बुद्ध धर्म की शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, तो क्या दी गई है, सर्वास्तिक को मान्यता दी गई है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है, तो नव धर्म से निर्मित है। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है, तो नव धर्म से निर्मित है। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है, तो बौद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न में शामिल है। अगला है फ्रेंड्स कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है, तो प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। क्या, प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स देखिए प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या होता है, तो संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसका लास्ट पॉइंट को देखते हैं। बौद्ध धर्म का लास्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासन काल में प्रारंभ की गई थी। ये भी पॉइंट आप याद रखें। ठीक फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शैव धर्म से आगे देखेंगे फ्रेंड्स, और वो वीडियो में आपका पूरा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, दोस्तों में शेयर कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।